Honorable Speaker, I present the budget for 2023-2024. खुला पिटारा निकली अमृत धारा. Proposed to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. टैक्स में राहत 24 की है चाहत. 3 to 6 lakhs 5%, 6 to 9 lakhs 10%, 9 to 12 lakh 15%, 12 to 15 lakhs 20%, and above 15 lakhs 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. मिडिल क्लास की धूम, विकास वाला बजट बूम बूम. मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित किया है. हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाई, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है. सत्ता पक्ष को बजट खूब भाए, कांग्रेस को रास न आए. ये बजट ही नहीं है बल्कि देश के समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण का गजट है. जो आज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उसको कंट्रोल कैसा किया जाए वो उसमें नहीं है. नारी शक्ति एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कैसे कर सकती है, उसका प्रतिबिंब आज के बजट में था. Look, some of those things are good. I'm not going to be completely negative, but I have still some questions. There was no mention of Manrega. What are we going to do about the poor rural labor? There was no mention of unemployment. There was no mention of inflation. सरकार ने सप्तऋषि की कल्पना करते हुए देश के बुनियादी विकास से लेके हरित विकास से लेके वंचितों की उत्थान से लेके नौजवानों के कल्याण की कल्पना वाला ये बजट है. ये बजट किसी काम का नहीं है. इन्होंने इस बजट ने तो सारा खेल खत्म कर दिया. केंद्र का बजट कितना गजब. और दिन साथ तो चलते हैं पर अलग अलग. जब एक होता है तो दूसरा नहीं, मतलब रात और दिन एक नहीं हो सकते. पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आम बजट 2023 पर रिएक्शन रात और दिन को एक कर रहा है. नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट. आपके साथ मैं हूं स्वप्निल. खड़गे कह रहे हैं बजट चुनावी है, कांग्रेस के दूसरे चेहरे कह रहे हैं निर्मम है, बेकार है. सवाल है कि ये दो बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं. चुनावी है तो लोक लुभावन है, निर्मम है तो लोक सतावन है. सवाल यह भी है कि इनमें से सच क्या है, या फिर बजट का सच कुछ और ही है, विकास वाला. आज इसी पर करेंगे चर्चा. पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल सुन लीजिए. सवाल नंबर 1, क्या जो खड़गे कह रहे हैं वो सही है, यानी क्या आम बजट 2023 चुनावी है, सरकार का फोकस वोट पर रहा. सवाल नंबर 2, देखिए हर साल बजट आता है, किसी भी राज्य का बजट ले लीजिए या सेंटर का, जो भी सत्ता में होता है वो कहता है कि बेहतरीन है, और जो विपक्ष में होता है वो उसे बेकार बताता है. तो विपक्ष के रिएक्शन में नया क्या है. और सवाल नंबर 3, जो कि बीजेपी के लिए है कि महंगाई की मार से जनता त्रस्त है, तो महंगाई की मार पर आखिर मरहम कैसे लगा इस बजट के जरिए. इस पर चर्चा करेंगे. मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, प्रोफेसर वीवी सिंह इकोनॉमिस्ट हैं, सुमित गोदारा जी बीजेपी विधायक, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कांग्रेस नेता हैं, प्रवक्ता हैं, और मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार. आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर. स्वर्णिम जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं. खड़गे कह रहे हैं बजट चुनावी है, चुनावी मतलब लोक लुभावन. दूसरे चेहरे कह रहे हैं निर्मम है. आपके छत्तीसगढ़ के सीएम कह रहे हैं निर्मम है, बेकार है, मतलब लोक सतावन. ये दो बातें एक साथ कैसे चल सकती है, कौन झूठ कह रहा है? देखिए, कोई झूठ नहीं कह रहा. जो बजट पेश किया जिसको इसकी भाषा है वो तो लोक लुभावन है. आप एस्टिमेट्स दे रहे हैं वो लोक लुभावन है. लेकिन पिछले अगर आपका टेन्योर देखें, पिछला बजट देखें जो आपने खर्च किया, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कर लीजिए, तो उसमें आपने जो उस वक्त एस्टिमेट दिया था, जो आपने बजट में घोषणा की और खर्च किया, उसमें तो बहुत अंतर है. कम खर्च किया आपने. जिस प्रकार से आप नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ बता रहे हैं वो तो 15.4% है. तो भाई फिर ऐसी बजट में लोग झांसे में कैसे आएंगे अगर सब कुछ इतना पानी की तरह, आईने की तरह साफ है तो? और देखिए दूसरी चीज, मैं आपको एक चीज और कह रहा हूं कि सबसे बड़ी बात आज अगर देखें
तो इस समय महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी, जो हमारी आर्थिक जो विषमता बढ़ रही है, असमानता बढ़ रही है, इसको एड्रेस करने के लिए इस बजट में कोई भी घोषणा नहीं की। सबसे बड़ी चीज थी, आज का विजन ये होना चाहिए था, जिस चीज से महंगाई बेरोजगारी से जनता त्रस्त है उसको राहत मिलती। कहीं से तो लगा होगा ना कि इस बजट से वोट मिल सकता है, नहीं तो ऐसे रिएक्शन क्यों होते? देखिए, ऐसे रिएक्शन इसलिए हैं क्योंकि वोट की बात जहां तक मैं समझता हूं, आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। राजस्थान की सरकार, राजस्थान की जनता ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाने का वादा कर जो याद दिलाते दिलाते थक गई। प्रधानमंत्री जी ने नहीं निभाया, इस बजट में तो क्या ये खड़गे जी को नहीं पता? मई में कर्नाटक में, सुनिए, क्या ये खड़गे जी को नहीं पता? खड़गे जी ने ट्वीट किया है कि ये केवल चुनावों को ध्यान में रखकर बनाया बजट है। चुनाव कहां है? राजस्थान में। और राजस्थान के सीएम क्या कह रहे हैं? राजस्थान के सीएम कह रहे हैं कि राजस्थान के लिए निराशाजनक है। ये दो बातें एक साथ कैसे चल सकती है स्वर्णिम भाई? इसलिए सुनिए, राजस्थान के लिए निराशाजनक है क्योंकि आरसीपी की घोषणा आपने नहीं की, 25 के 25 सांसद लेकर के उसमें प्रावधान नहीं किया। लेकिन कर्नाटक की आपने जो भद्रा अपर लिफ्ट परियोजना है, उसके लिए आपने उसको राष्ट्रीय परियोजना बनाया। ये सौतेला व्यवहार जो मई में जाना है, भाई आपको लगता है आपका इतना कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन लोग आसानी से समझ लेंगे? मतलब क्योंकि जो दो बातें कही गई वो दोनों एक दूसरे के सचमुच विपरीत है। मिथिलेश जी, क्या ऐसे रिएक्शन से पॉलिटिकल ब्लंडर हो रहा है कांग्रेस से? देखिए स्वप्निल जी, कांग्रेस से ब्लंडर हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन जो ये बजट पेश किया गया है, इस बजट में कुछ चीजें उन्होंने पूरे लोक लुभावन और सियासी चश्मे को पहनकर पेश की है। ठीक है। जैसे एकलव्य जो स्कूलों वाला बजट है, वो निश्चित रूप से जो आदिवासी समाज है, बिल्कुल, हाँ। उस अंचल है, उसको लगभग 40 विधानसभा सीटें हैं राजस्थान में, उसको प्रभावित करने वाली है। और एमपी और जोड़ ले तो कम से कम 75 सीटों पर असर पड़ने वाला है। ऐसे ही जो उन्होंने एक स्कीम योजित अनुसूचित जनजाति के लिए स्कीम की है वो है। ऐसे ही, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आल उसमें देखे बजट में, तो हमने एजुकेशन का बजट घटा दिया, हेल्थ का बजट घटा दिया। आप देखिए कि प्रति व्यक्ति कर्ज 2014 में 55 लाख करोड़ था, आज 150 लाख करोड़ हो गया। राजस्थान आम हिंदुस्तानी पर कर्ज बढ़ गया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, पर मिथिलेश जी आप भी तो कह रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। आपने जवाब का पहला हिस्सा कहा, उसमें तो लग रहा है कि चुनावी बजट है, लेकिन अगले हिस्से में आप कह रहे हैं चुनावी नहीं है। देखिए स्वप्निल जी, लेकिन जो कड़वी सच्चाई है कि एक आय है कि 1,97,000 कर दी, आप 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। इसका मतलब उनकी आय 11,000 रुपए है सालाना। मनरेगा का बजट 60,000 करोड़ किया, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन वाला खर्चा निकाल देते तो 42,000 करोड़ बच जाते। 42,000 करोड़ में जो मनरेगा के आज रजिस्टर्ड जो पंजीकृत वो मजदूर है, उनको 27 दिन का मिलता है, और 27 दिन में महज 9,000 रुपए मिलेंगे साल के। तो आप बताइए कि आप कैसे एक हिंदुस्तान, ये ठीक है कि आज इस बजट में एक चीज ठीक की कि इनके समझ में आ गई कि जो प्राइवेट सेक्टर का बार बार बखान किया जाता था उस पर विराम लग गया, और उनको समझ में आ गई कि इस चुनावी साल में हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान खुद को बनाने हैं, उससे रोजगार भी मिलेगा, आवास भी मिलेगा। उसका बजट बढ़ाया है, रेलवे का बजट बढ़ाया है। ये नहीं, पर दो ऐसी चीजों का बजट बढ़ाया है जो डिलीवर नहीं कर रही है, जो लक्ष्य से अभी काफी पीछे है, इसलिए उसके लक्ष्य को एक्सटेंशन दिया गया है। सुमित गोदारा जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं। सुमित गोदारा जी, देखिए सबसे पहले तो एक शिकायत है जो मेरी तरफ से नहीं, कई महिलाओं की तरफ से आई है कि हमें महंगाई से राहत कैसे मिलेगी, हम तो सिलेंडर अब भी उतने में ही खरीद रहे हैं। स्वप्निल जी, मैं पहले तो ये आजादी का अमृतकाल में जो बजट आया है, सबसे बड़ी बात खुशी की हम सब देशवासियों के लिए है कि 7% जीडीपी ग्रोथ रेट से भारत आगे बढ़ रहा है। जब पूरी दुनिया की इकोनॉमीज बैठ रही है और भारत 7% जीडीपी से बढ़ रहा है ग्रोथ रेट से, तो इसका मतलब अपनी इकोनॉमी हर 9-10 साल में डबल हो रही है। तो आज 3.5 ट्रिलियन डॉलर की जब कांग्रेस ये कह रही है कि महंगाई की मार है तो गलत नहीं कह रही, और कांग्रेस ये कह रही है कि आपने महंगाई पर मरहम नहीं लगाया तो गलत क्या कह रही है? बिल्कुल लग रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, सरकार कर रही है। पर देखो एक बात अपने को स्वप्निल जी, ये बात भी कहीं ना कहीं समझने पड़ेगा कि कहीं ना कहीं महंगाई रोकने का सरकार प्रयास करती है, पर कहीं ना कहीं किसान को भी उस चीज से कहीं ना कहीं लाभ मिलता है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, मूंगफली महंगी है, किसान को अच्छे भाव मिल रहे हैं, सरसों अच्छे भाव मिल रहे हैं, तो बट नेचुरल तेल थोड़ा महंगा होगा, और ये बात सही है कि भारत का आमवासी को थोड़ी महंगाई होगी। पर ये भी देखिए ना, भारत के किसान को लाभ भी मिल रहा है, ये भी लाभ। सुमित भाई प्लीज, सुमित भाई एक बात बताइए, वही किसान जो ट्रैक्टर चला रहा है उसमें वो जो पेट्रोल डीजल डलवा रहा है वो तो उसका कमर तोड़ रहा है ना।
आप ये कह रहे हो कि वो जो अतिरिक्त आय करेगा हम वहां से निकल जाने देंगे, वहां पर तो आपने कोई राहत नहीं दी। उसी किसान के घर में जो आपने किसी योजना के तहत सिलेंडर पहुंचाए वो उसको महंगा खरीदना पड़ रहा है, उसमें राहत नहीं है। यूज किया हुआ डीजल पेट्रोल तो उसे कम करे राजस्थान सरकार। केंद्र तो इतना अच्छा काम कर रही है। आज आप देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए नहीं, सुमित जी एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, अगर सीएम गहलोत ये कह रहे हैं कि हम आने वाले दिनों में सिलेंडर 500 रुपए में देंगे, तो आपको नहीं लगता कि ये तो केंद्र भी कर सकता था किसी न किसी तरह से संसाधन जुटा के? नहीं मिल रहे क्योंकि प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, लोगों को लेबर नहीं मिल रही, ठीक है, तो कितना फायदा इस चीज का मिलेगा, गांव में रोजगार मिलेगा। ठीक है, मैं अब देखिए मेरे साथ सीए प्रतिष्ठा गुप्ता भी जुड़ चुकी है। प्रतिष्ठा, स्वागत करता हूं मैं आपका न्यूज 18 राजस्थान पर, लेकिन मैं प्रोफेसर वीवी सिंह आपके पास आ रहा हूं। प्रोफेसर वीवी सिंह, देखिए इमीडिएट रिलीफ पर तो बहुत ज्यादा बात नहीं दिखती बजट में, लेकिन मिड टर्म लॉन्ग टर्म इसमें संभावनाएं दिखती है। कहने का मतलब है कि सहवाग तेंदुलकर की तरह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी वाला बजट तो नहीं है, लेकिन धोनी की तरह का मास्टर इनिंग या द्रविड़ की तरह की संभली हुई पारी तो है। प्रोफेसर साहब। स्वप्निल जी, मैं एक बात जानता हूं कि पहली बात तो हमें समझ लेना चाहिए कि बजट में अर्थशास्त्र और राजनीति दोनों होते हैं, और आज से नहीं हमेशा से रही है और हर देश में रहा हुआ है। जब हम बजट की बात करते हैं अर्थशास्त्र के विषय से, तब हमें ये देखना पड़ता है कि सरकार इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जो पैसा सरकार एलोकेट करती है उसमें पूंजीगत व्यय कितना कर रही है, क्योंकि पूंजीगत व्यय जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाता है, लोगों को रोजगार देता है, जिससे कि हम लॉन्ग टर्म तक ग्रोथ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर उस नजर से आप बजट देखते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो मेरे हिसाब से एकदम सही बजट है, क्योंकि जब सरकार 33% कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है, उस कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है। जब प्रधानमंत्री आवास विकास योजना चलती है, इसके अंदर यह है कि मकान भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा। जब आपने कहा कि इकोनॉमिक्स भी होता है और पॉलिटिक्स भी होता है, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इमीडिएट बेनिफिट पॉलिटिकल स्टेप होता है और लॉन्ग टर्म बेनिफिट देश के लिए सोचा गया कदम होता है। इसमें आपको अगर इमीडिएट बेनिफिट नहीं दिख रहा है तो फिर पॉलिटिकल क्या है? नहीं, पॉलिटिकल इसलिए होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने तरह से एनालाइज करती हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को निकाल कर। मेरा काम है अर्थशास्त्र पर बात करना। दुनिया के अंदर बहुत कम देश हैं जो कि 7% ग्रोथ ले सकें। नंबर 2, सरकार ने कोविड टाइम में जो फिस्कल डेफिसिट बढ़ाया था, उस फिस्कल डेफिसिट को अगले 2 साल में कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की है, टारगेट घटाए हैं। तीसरी बात, जब हम महंगाई की बात करते हैं, महंगाई घट रही है और कुछ महंगाई के कारण हमारे देश के नहीं है, विदेशी हैं, और हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है बजट। इसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी भी उतनी जिम्मेदार है, इसके लिए आरबीआई लगातार काम कर रहा है। यहां जरूरत इस बात की है कि हिंदुस्तान के अंदर मध्यम आय वर्ग के लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। जब तक हम मध्यम आय वर्ग के लोगों को राहत नहीं देंगे, अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती। तो इस बजट में मध्यम आय वर्ग के युवा लोगों को, जो आप टैक्स स्लैब की बात कर रहे हैं, वो जो मध्यम वर्ग के युवा वर्ग हैं जो नई नौकरियों में आए हुए हैं, उनके लिए बहुत बड़ा इंसेंटिव है काम करने के लिए। लेकिन फिर जब उनका टैक्स इम्प्लीकेशन के हिसाब से कि क्या ये गेम चेंजिंग स्टेप होगा? प्रतिष्ठा, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, आप सीए हैं, ये जो टैक्स वाला कदम है क्या ये गेम चेंजिंग स्टेप है? बिल्कुल सर, बिल्कुल गेम चेंजिंग स्टेप है और एक्सेप्टेंस स्टेप है। दैट मींस आप अगर बात करेंगे कि हमारे जो न्यू पॉपुलेशन है, तो ओल्ड पेंशन स्कीम से ज्यादा पैसा सरकार के पास पहुंचेगा टैक्सेस के थ्रू? सर बिल्कुल मिलेगा। आप अभी का भी अगर टैक्स का रेवेन्यू जनरेशन अगर आप गवर्नमेंट का देखेंगे, तो आप जो चार्ट देखेंगे वो आपको इंक्रीजिंग लेवल पे ही चार्ट दिखेगा, डिक्रीजिंग लेवल पे नहीं दिखेगा। इधर आप उसको इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी रेवेन्यू की अगर बात देखें तो कल ही गवर्नमेंट ने निकाला है कि जीएसटी एट इट हाईएस्ट रिकॉर्ड उन्हें रिकवर किया हुआ है। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, गवर्नमेंट इज रिकवरिंग द रेवेन्यूज फ्रॉम इट्स पीपल। तो न्यू टैक्स रेजिम भी उसी और कदम है, वही मंशा है सरकार की उसके पीछे? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। यहाँ पे जो न्यू टैक्स रेजिम है, ये एक तीर से 2 निशाने वाली बात है। यहाँ पे सरकार ने टैक्स पेयर्स को भी झंझटों से मुक्ति दी है कि आप किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंटेशन पे मत पड़िए, ना हम उन डॉक्यूमेंटेशन को चेक करने के पीछे पड़ेंगे। हमने आपको बोला आप डिडक्शन मत क्लेम करिए, ये टैक्स स्लैब लीजिए और आगे बढ़िए। बिकॉज सर क्या होता है, जनरली जो 1.5 लाख की लिमिट है
या तो सरकार उस 1.5 लाख की लिमिट को बढ़ा दे तो आपका कुछ फायदा होगा। बिकॉज जनरली जो लोग डिपॉजिट करते हैं उनकी जो सेविंग्स होती है वो 1.5 लाख से ज्यादा हो जाती है। तो उस 1.5 लाख से ज्यादा का वो खर्चा तो कर रहे हैं लेकिन छूट उनको सिर्फ 1.5 लाख की मिलती थी। तो यहाँ पे इनने उन चीजों को हटा दिया जो पहले के 2 सालों में, पिछले 2 सालों से ये चल रहा था ट्रायल रन पे, उन्होंने उस झंझट को हटा दिया। 1.5 लाख का आप उससे ज्यादा भी कर रहे हैं, वो आपका सेविंग का पार्ट हो गया, एक इन्वेस्टमेंट पार्ट हो गया। ठीक है स्वर्णिम भाई, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। स्वर्णिम भाई, चुनावी साल में किसी भी बजट के चुनावी होने पर सवाल क्यों उठाना? इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप भी तो वही करने वाले हैं। आपका बजट आने वाला है, घोषणाएं आप पहले से करने लगे हैं, सिलेंडर 500 में देंगे, ये सब करेंगे। ये सब आपने 3 साल पहले कर दिया होता तो हम कहते चुनावी घोषणा नहीं है, जनता को राहत देने के लिए उठाया कदम है, लेकिन आप कर तो चुनावी साल में ही रहे। देखिए स्वप्निल जी, मैं तो एक बात कह रहा हूं, अगर आम आदमी की बाइंग कैपेसिटी बढ़ती है, उस आम आदमी को अगर अपनी रोजी रोटी जुटाने में कोई कठिनाई ना हो, ऐसी कोई योजना होती तो इस बजट में कहां दिक्कत है? आवश्यकता तो इस चीज की है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो 50% जो हमारी आबादी है, निचली आबादी, नीचे से यदि आप देखेंगे तो वो 64% जीएसटी तो वो दे रही है सरकार को, और मिल उसको क्या रहा है? कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप टैक्स जिस वर्ग से सबसे ज्यादा ले रहे हैं उसको आपने राहत क्या दी? ईडब्ल्यूएस के तहत आप 8 लाख रुपए तक की आय वाले को गरीब मानते ही एफिडेविट केंद्र सरकार ने दिया, लेकिन क्या आपने इनकम टैक्स में उस स्लैब में छूट दी? बात पूछना नहीं दी। स्वर्णिम भाई, मैं यही तो कह रहा हूं कि जो चुनावी घोषणाएं होती हैं वो चुनावी साल में ही तो होती है ना। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपने कौन सा जनहित की घोषणा 3 साल पहले कर दी? आप सिलेंडर 3 साल पहले से देने लगते तो इन 3 साल लोगों को तड़पना नहीं पड़ता ना वो 500 रुपए में। सर 500 रुपए में अगर तड़प रहे हैं, 1000 रुपए के सिलेंडर में तड़प रहे हैं, तो हम कह रहे हैं ना कौन तड़पा रहा है? केंद्र सरकार ही तो तड़पा रही है। 400 रुपए था जब हमने सत्ता छोड़ी थी, आज 1100 रुपए पहुंच गया है। अच्छा, तो इस पे क्या करें? कोई तो राहत दे। 2020 में कितना? कोई तो राहत दे। साल 2020 में सर 2020 में 960 था। आप तब से राहत दे सकते थे। सर हम तो सारी राहत दे देंगे, जिस दिन केंद्र सरकार में बैठेंगे ये सिलेंडर वापस 400 से 500 पर ही आएगा। आप देखिएगा 2024 के चुनाव में, और सारी राहत जो है, जो अनएम्प्लॉयमेंट से लेकर के सारी जो समस्या है उनको एड्रेस करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार नहीं कर रही, तो ये उनकी कमी है। या तो ये घोषणा निर्मम है या फिर ये घोषणा चुनावी है। स्वर्णिम भाई पिक कर सर स्वप्निल जी, अगर घोषणा नहीं है, ये क्रियान्विति है। अगर राजस्थान सरकार ने महंगाई से बचाने के लिए सब्सिडी दी बिजली के बिलों में, अगर हेल्थ इंश्योरेंस के मार्फत हम 10 लाख रुपए तक का इलाज दे रहे हैं, तो ये राहत ही दे रहे हैं। ये राहत देनी जरूरी है। एक चीज की जरूरत होती है बजट में, उसको कहते हैं फिस्कल डिसिप्लिन। ठीक है, उससे बहुत सी चीजें पता चल जाती है और प्रोफेसर साहब इस बात को क्लियर करेंगे। प्रोफेसर वीवी सिंह जी, क्या आपको इस बजट में फिस्कल डिसिप्लिन नजर आ रहा है? एकदम फिस्कल डिसिप्लिन नजर आ रहा है। देखिए, फिस्कल डिसिप्लिन के 2 चीजें हैं। फिस्कल डिसिप्लिन के लिए यह है कि सरकार जो भी कर्ज ले उसको, अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है, असेट क्रिएट करती है, तो कर्ज लेने में कोई बुराई नहीं है, चाहे ब्याज कितना भी आए। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि अगर मैं कर्ज लूं और उन चीजों पर खर्च करूं जिनके अगेंस्ट एसेट क्रिएट नहीं होता है, तो महंगाई बढ़ती है और विकास नहीं हो सकता। ये बजट उस पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा फिस्कल प्रूडेंस का रीजन ये है कि मेरा जो फिस्कल डेफिसिट है और रेवेन्यू डेफिसिट है वो घटना चाहिए। वो सरकार ने वायदा किया है कि नेक्स्ट ईयर के अंदर 6.4% से घटकर 5.9% होगा और उसके अगले साल 4.5% होगा। 3% तय किया हुआ है, लेकिन कोविड काल के अंदर लोगों को सहायता देने में फिस्कल डेफिसिट घटा है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, हम बार बार कहते हैं पिछले 20 साल से कि सरकार नॉन मेरिट सब्सिडी पर पैसा खर्च न करे। जैसे पेट्रोलियम सब्सिडी है, फर्टिलाइजर है। पेट्रोलियम सब्सिडी में हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि अमीर आदमी उसी रेट में लेता है और गरीब आदमी उसी रेट में लेता है। मैं 25 लाख की कार खरीदता हूं और जाके सस्ता पेट्रोल भरवाऊं, इसका मतलब अनुदान मेरे पास आ रहा है। मैं बड़ा किसान हूं, बिजली पर अनुदान लूं, फर्टिलाइजर पर अनुदान लूं, ये सही बात चीज नहीं है। इस बजट में इन सब्सिडीज को, तीनों सब्सिडीज को, फर्टिलाइजर, फूड और पेट्रोलियम, तीनों को रिड्यूस किया गया है। ये वापस फिस्कल डिसिप्लिन का है कि जैसे अगर हम कहते हैं कि इलेक्शन ईयर और फिर भी अनुदान घटा रहे हैं, तो ये भी मैं सरकार का बोल्ड स्टेप मानता हूं कि आपने तीनों नॉन सब्सिडीज, फूड, फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम, तीनों सब्सिडीज को घटाया है। ठीक है, सुमित गोदारा जी, देखिए हो सकता है आपको विपक्ष के या मीडिया के सवालों से झटका ना लगे,
लेकिन जनता से पूछे सवालों के जवाब आने पर तो झटका लग सकता है। देखिए, हम लोगों ने एक पोल किया था कि क्या आम बजट को चुनावी बजट बताने का कांग्रेस का आरोप सही है। 74% लोगों ने कहा है हाँ, मतलब उनको भी लग रहा है चुनावी है। अब आपके सामने दिक्कत क्या हो गई है, देखिए, आवास आपकी महत्वाकांक्षी योजना लक्ष्य से पीछे चल रही है, हर घर जल पहुंचाने की, नल पहुंचाने की घोषणा लक्ष्य से पीछे चल रही है, और अब आप और भी नई चीजों की बात कर रहे हैं, सड़कों को बनाने की गति भी आपकी धीमी पड़ी है। अब अगर लोगों को यह लग रहा है कि हाँ ये चुनावी है, तो ये आपके लिए दिक्कत का मौका है। सुमित जी। स्वप्निल जी। हाँ स्वप्निल जी, मैं सबसे पहले तो ये आपसे कहूंगा कि जिस तरह से इकोनॉमी बढ़ी है, कि देखो कैसे देश हमारा आगे बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के टाइम पे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। हाईवे जो 200 वाला आप बता रहे हो, मेरे ऐसे का ऐसा ग्रीन एक्सप्रेस कॉरिडोर 35,000 करोड़ का मेरे क्षेत्र से जा रहा है। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, मंत्रालयों की बात कर रहा हूँ, मंत्रालयों ने कहा भाई, मैं सुमित जी मैं थोड़ा ना कह रहा हूँ, मंत्रालय जो आंकड़े देते हैं उन्हीं को मैं अपने सवालों में जोड़ता हूँ। में कितने काम हो रहे हैं। और मैं एक बात स्वप्निल जी और कहूंगा कि किस तरह भारत यदि इसी तरह 7%, 8% ग्रोथ से रहा, 2030-31 तक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा। आज हम $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी में इतने लक्ष्य से पिछड़ने की बात क्या है? इतने हम एयरपोर्ट्स चला रहे हैं, किसानों की आय दोगुना करने का वादा आपका था, आप लक्ष्य से पिछड़ चुके हैं। हर घर नल पहुंचाने का जो लक्ष्य आपका था, आप उससे पिछड़ रहे हैं। साल में ऐसा बजट लाया, आवास देने की जो योजना थी, आप उससे पिछड़ रहे हैं। बढ़ेगी मिलेट्स के लिए, ये जो साल है किसान मिलेट्स को प्रमोट सरकार करेगी। सुमित जी मुझे एक बात बताइए, 74% लोगों को क्यों लग रहा है कि आपका बजट चुनावी है? कांग्रेस को छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। देखिए, मैं फरे का नहीं, पर हकीकत आप ये देखिए ना, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है पिछले 9 सालों में। आप खुद देखिए स्वप्निल जी, कितना क्रांतिकारी परिवर्तन देश में हुआ है। ये सिर्फ बीजेपी के कारण संभव हुआ है। उसको आगाज किया था वाजपेयी जी ने, जब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, स्वर्ण चतुर्भुज योजना उसे लेकर आए थे, केसीसी लेकर आए। ये देश को बदला भारतीय जनता पार्टी। ठीक है मिथिलेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मिथिलेश जी, मेरा सवाल बेहद सिंपल है, कि किसी भी बजट का चुनावी होने में कोई दिक्कत नहीं है अगर घोषणाएं जो हो रही हैं वो जमीन तक पहुंचे, क्योंकि जमीन तक पहुंचेगी तो एक बड़े हिस्से को राहत मिल ही जाती है। लेकिन अब स्थिति यह है कि एक जो कांग्रेस कह रही है कि चुनावी बजट है, और दूसरा जो अभी बजट आने वाला है प्रदेश में, उसके भी चुनावी रहने की पूरी संभावनाएं हैं। क्या 23 में ये आपस में टकराएंगे? क्या 24 में ये आपस में टकराएंगे? देखिए स्वप्निल जी, निश्चित रूप से जो राजस्थान में सियासत का जादूगर बजट लेके आएगा, वो कागजों में इस बजट से ज्यादा आम जनता को ख्वाब दिखाने वाला होगा। ये तय हो चुका है। वो पिछली बार भी उन्होंने ऐसा ही किया था। अब ये ठीक है, जो घोषणाएं होती है, वादे हैं, तेरा वादे का क्या हुआ, वो कहां गई? महिलाओं को मोबाइल देने वाली योजना स्विच ऑफ करनी पड़ी ना। तो ऐसे कई चीजें हैं, आप वही वादे करिए जो जमीन पर उतर सके। चुनावी साल में अगर आप हकीकत में खोखले वादे करते हैं तो उससे फायदा कम, नुकसान ज्यादा होता है। इसलिए चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, और सियासी बजट तो पूरी तरह लग रहा है कि जिस तरीके से हर वर्ग क्या गेम चेंजिंग है? देखिए, फिर अहम सवाल वही कि क्या केंद्र के लिए या बीजेपी के लिए ये गेम चेंजिंग बजट है? 41,000 से 58,000 रुपए तक जिसकी मासिक आय है, उस नौजवान को इस बजट में लाभ मिला है। इससे ज्यादा आय वाले को लाभ नहीं मिला है। और जो असंगठित कामगार है, उनका कोई ठोर ठिकाना नहीं है। ये ठीक है, सम्मान किसान निधि में वृद्धि की है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि माफिया पैदा हो गए हैं। केंद्र सरकार की योजनाएं हो, मनरेगा हो, चाहे असंगठित क्षेत्र हो, उनमें माफिया पैदा हो गए हैं, और केंद्र सरकार के जो लाभ है उनको माफिया खा रहे हैं। उनको कैसे रोका जाए, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। राज्य सरकार की गहलोत साहब का 8-10 दिन बाद बजट आने वाला, 8 दिन बाद वाले, उनको भी यह ध्यान रखना पड़ेगा कि राजस्थान में भी जितनी भी स्कीम्स है उनमें माफिया पैदा हो गए हैं। इनको आप 17,250 रुपए में राजीव गांधी कार्यकर्ता लगाने पड़े, पूछ रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है आपको? एक आईएएस की ड्यूटी लगानी पड़ रही है कि हमारी स्कीमों का लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये माफियाइज्म जो पैदा हो गया है। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन ही सबसे बड़ा दुश्मन बनता है किसी भी उस धड़े का जो कि वादा करता है। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ता है, इसमें कोई दौराय नहीं है। तो अगर बजट चुनावी भी हो और इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए तो नुकसान तय है, और अगर चुनावी है और इम्प्लीमेंट कर ले जाए तो फिर चुनावी तो है ही, वोट भी बरसा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस डिबेट में शामिल होने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।